now the free capital of a free country. 16 दिसंबर 1971 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ऑल इंडिया रेडियो पर यह ऐलान करते ही कि ढाका इज नाउ अ फ्री कैपिटल ऑफ अ फ्री कंट्री, दुनिया का राजनीतिक नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। पर इस कदम के पीछे भारत की क्या वजहें थीं? क्या भारत पाकिस्तान के बीच हुई इस तीसरी जंग से, बांग्लादेश के अस्तित्व में आने के बाद से सब कुछ ठीक हो गया? तो आज की हमारी कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के दो हिस्सों में टूटने और एक नए स्वतंत्र देश बांग्लादेश के जन्म पर आधारित है, और मैं हूं इस कहानी का सूत्रधार मानस। तो बात है 3 दिसंबर 1971 की। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी उस रोज कलकत्ता में एक सभा को संबोधित कर रही थी। तभी उन्हें एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि पाकिस्तान ने भारत के हवाई ठिकानों पर बम बरसाए हैं। दिल्ली पहुंचते ही इंदिरा गांधी मैप रूम पहुंची, वहां उन्हें पूरे हालात का ब्यौरा दिया गया। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के बाद विपक्ष के नेताओं से भी मीटिंग की तथा उन्हें भी पूरी सिचुएशन से अवगत कराया। इसके बाद आधी रात को प्रधानमंत्री ने ऑल इंडिया रेडियो पर देश को संबोधित किया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबारी की। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। पर यह लड़ाई हो क्यों रही थी? दरअसल पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहां पाकिस्तान द्वारा हो रहे नरसंहार और उसके कारण भारत में आने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी इससे बहुत परेशान थी। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचार से मुक्त कराने का वादा किया था। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आज सारी दुनिया में जो दबे हैं, सारी दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। इसलिए पाकिस्तानी हमले के साथ ही इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को ढाका की तरफ बढ़ने का हुक्म दे दिया। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला बोलने वाले लोगों ने पश्चिमी पाकिस्तान की तानाशाही का विरोध किया था। हथियारों से लैस इन विद्रोहियों को मुक्ति वाहिनी कहते थे और इनके नेता थे शेख मुजीबुर रहमान। अब चूंकि भारतीय सेना पूर्वी फ्रंट पर आगे बढ़ती जा रही थी, तो पाकिस्तान ने सोचा कि पश्चिमी सीमा पर ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया जाए। इसके लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले हमला किया भारत के राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पर। आपने एक मूवी देखी होगी बॉर्डर, नहीं देखी होगी तो वो मशहूर देशभक्ति गीत संदेश से आते हैं ज़रूर सुना होगा। ये मूवी इसी लोंगेवाला की लड़ाई पर आधारित है। थार रेगिस्तान में भारतीय सीमा के करीब 15 किलोमीटर अंदर मौजूद है लोंगेवाला पोस्ट। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी 23 पंजाब रेजिमेंट 4 दिसंबर 1971 की रात अपने मात्र 83 सैनिकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट की रक्षा कर रहे थे। तभी कंपनी के कैप्टन धर्मवीर ने उन्हें वायरलेस पर खबर दी कि पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड उनकी तरफ बढ़ती जा रही है। ये पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर तारिक मीर की ब्रिगेड थी, जो उत्तरलई एयरबेस पर कब्जा करने के इरादे से आगे बढ़ रही थी। मेजर कुलदीप सिंह ने अपने हेडक्वार्टर को मदद भेजने को कहा और अपनी 83 सैनिकों की टुकड़ी के साथ एक पूरी ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए पोस्ट पर डट गए। उस वक्त भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ हंटर जहाज हुआ करते थे, जो रात को हमला करने में सक्षम नहीं थे। पर रात भर मेजर कुलदीप सिंह अपनी टुकड़ी के साथ डटकर पाकिस्तानी फौज का मुकाबला करते रहे और सुबह होते ही वायुसेना के हंटर जहाज़ों ने लोंगेवाला का रुख किया। भारतीय थल सेना और वायुसेना की जवाबी कार्रवाई की वजह से जैसलमेर में डिनर करने का सपना देखने वाले ब्रिगेडियर तारिक मीर रामगढ़ तक भी नहीं पहुंच सके। इस बीच इंदिरा गांधी ने जो किया उसे इस युद्ध का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ों के लिए भारत का एयर स्पेस बंद कर दिया, यानी पूर्वी पाकिस्तान में जो फौज भारतीय सेना से लड़ रही थी उस तक मदद पहुंचनी बंद हो गई। भारतीय थल सेना और वायुसेना के साथ भारतीय नौसेना भी इस युद्ध में पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दे रही थी। भारत ने 4 दिसंबर को ऑपरेशन ट्राइडेंट शुरू किया। भारतीय नौसेना 2 फ्रंट पर पाकिस्तान को चुनौती दे रही थी। बंगाल की खाड़ी में पूर्वी पाकिस्तान की नौसेना को टक्कर देना और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान को ब्लॉक करना। पश्चिमी मोर्चे पर युद्ध का नेतृत्व नौसेना पोत मैसूर से किया जा रहा था। 5 दिसंबर को भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर इतनी ज़बरदस्त बमबारी की जिससे कि उनके तेल और गैस के डिपो में आग लग गई।
इस हमले की वजह से कराची पोर्ट कई दिनों तक जलता रहा। भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी ताकत था INS विक्रांत। क्योंकि विक्रांत से जंगी जहाज उड़ान भर सकते थे, इसलिए पाकिस्तान ने विक्रांत को अपना निशाना बनाने की योजना बनाई और इसके लिए भेजा गया पाकिस्तान की एक अति आधुनिक पनडुब्बी PNS गाजी को। पर यहाँ भारत ने खेल कर दिया। हुआ ये कि भारतीय जहाज INS राजपूत में कुछ खराबी आ गई थी और वो विशाखापट्टनम के पास खड़ा था। भारत ने यह खबर फैला दी कि विक्रांत आ रहा है और पोर्ट को खाली कराया जाने लगा। INS विक्रांत के लिए राशन, अंडों का बल्क ऑर्डर दे दिया गया। अब यह खबर भारत में रह रहे पाकिस्तानी जासूसों को भी पता चली। उन्होंने पाकिस्तानी सेना को बताया कि विक्रांत विशाखापट्टनम की तरफ आ रहा है। पाकिस्तानी पनडुब्बी PNS गाजी उसकी तलाश में विशाखापट्टनम की तरफ आई, पर इस जंग में एक भी गोला दागे बगैर PNS गाजी अपने सभी सैनिकों के साथ बंगाल की खाड़ी में समा गई। INS राजपूत ने इसे विशाखापट्टनम के पास तबाह कर दिया। इसके अगले दिन यानी 6 दिसंबर को इंदिरा गांधी ने वो किया जिसे उनका मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है। उन्होंने संसद में ये घोषणा कर दी कि उन्होंने गण प्रजातांत्रिक बांग्लादेश को मान्यता प्रदान कर दी है। पर इस लड़ाई में एक सुपर पावर अमेरिका शुरुआत से पाकिस्तान के पक्ष में था। युद्ध के दूसरे दिन ही अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC में इस मामले को उठाया और युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा, पर रूस ने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया। पर अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन भारत को बख्शने के मूड में नहीं थे, तो उन्होंने भारत को डराने के लिए अपने 7वें बेड़े यानी 7th फ्लीट को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। अमेरिका का यह 7वां बेड़ा सबसे शक्तिशाली नौसेना बेड़ा था। भारत ने पहले तो सोवियत रूस से मदद मांगी, क्योंकि उसी साल भारत और सोवियत रूस के बीच एक मैत्री समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत भारत पर हमला रूस पर हमला माना जाता। रूस ने भारत की मदद के लिए अपने नौसैनिक बेड़े 10th ऑपरेटिव बैटल ग्रुप को बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। इस बेड़े में परमाणु पनडुब्बियां और जहाज शामिल थे। दूसरी तरफ भारतीय सेना की मराठा लाइट इन्फेंट्री ढाका की तरफ बढ़ रही थी, जिसे रोकने के लिए उत्तरी बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान की 93 टैंक ब्रिगेड को भेजा गया। इस टैंक ब्रिगेड को रोकने के लिए भारत की पैराशूट रेजिमेंट की 2 बटालियन को पैराड्रॉप किया गया, यानी हवाई जहाज़ों के सहारे पैराशूट से छलांग लगाकर उन्हें वहां उतारा गया। इनका उद्देश्य मराठा लाइट इन्फेंट्री से लिंक कर उनकी मदद करना था, जो कि ढाका की तरफ बढ़ रहे थे। 11 दिसंबर को भारतीय वायुसेना के 6 AN-12, 20 C-119 और 22 डकोटा विमानों ने कलकत्ता के दमदम हवाई अड्डे से उड़ान भरी। इस तरह से 800 पैराट्रूपर्स और 12 जीपों को तंगेल में ड्रॉप किया गया। इसके साथ ही अन्य इलाकों में दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए डमी पैराशूट भी उतारे गए। अब यहाँ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैसे काम करता है, इसकी तगड़ी मिसाल देखने को मिलती है। अखबारों में छपा, खासकर ब्रिटेन और अमेरिका के अखबारों में, कि भारत ने ढाका पर कब्जे के लिए पैराट्रूपर्स की पूरी ब्रिगेड उतार दी है, जबकि भारत ने सिर्फ 800 जवान उतारे थे। राम मोहन रॉय तब दिल्ली में भारतीय सेना की प्रेस रिलीज का काम संभाल रहे थे। उन्होंने जो तस्वीर दी वो दरअसल 1 साल पुरानी एक ट्रेनिंग की तस्वीर थी, पर जब तक सब क्लियर हो पाता कि ये तस्वीर कब की है कब की नहीं है, तस्वीर अपना काम कर चुकी थी। अब 12 दिसंबर आते आते इस लड़ाई का आयाम इतना बढ़ गया कि इसमें 2 सुपर पावर शामिल हो गई थीं, एक अमेरिका, एक सोवियत रूस। भारत चाहता था कि अमेरिकी नौसेना के भारत के करीब पहुंचने से पहले पाकिस्तानी सेना को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया जाए। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने पाकिस्तान को आत्मसमर्पण की चेतावनी जारी कर दी। 12 दिसंबर को पूर्वी पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट कमांडर जनरल A.A.K. नियाजी से पत्रकारों ने पूछा कि अब आगे आपका क्या कदम होगा। जनरल नियाजी ने कहा कि हम आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक भारत का मुकाबला करेंगे। पर जनरल नियाजी के ये दावे 14 दिसंबर को पूरी तरह ध्वस्त हो गए, जब भारत ने एक ऐसे ठिकाने पर बम गिरा दिए जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। यह ठिकाना था पाकिस्तान के गवर्नर का घर। इसके बाद जनरल नियाजी ने भारतीय सेना को युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा, पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ का रुख बिल्कुल साफ था कि युद्ध विराम सिर्फ आत्मसमर्पण की स्थिति में ही स्वीकार किया जाएगा। इन सब के बीच अमेरिका की 7th फ्लीट बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुकी थी और चिटगांव बंदरगाह की तरफ बढ़ रही थी। इंदिरा गांधी ने इसके जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन को एक खुली चिट्ठी भेज दी। इसमें उन्होंने साफ कर दिया कि भारत पाकिस्तान के युद्ध के लिए वही जिम्मेदार है। इधर भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना से सरेंडर करवाने की तैयारी कर रही थी। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा पूर्वी कमांड के GOC कमांडिंग इन चीफ के तौर पर इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को निभा रहे थे।
उनके सहयोगी के तौर पर थे मेजर जनरल JFR जैकब। और फिर उस 16 दिसंबर को जो हुआ वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हुआ। मेजर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ढाका के रेस कोर्स मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और लेफ्टिनेंट जनरल AA नियाजी एक मेज़ पर बैठे और सरेंडर की कार्रवाई शुरू हुई। शाम के 4:31 पर जनरल नियाजी ने आत्मसमर्पण के कागजात पर दस्तखत किए और अपने बिल्ले यानी बैजेस उतारे। आत्मसमर्पण के प्रतीक के रूप में उन्होंने अपनी पिस्टल लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के हवाले कर दी। इसके बाद इंदिरा गांधी ने भी युद्ध विराम की घोषणा कर दी। उन्होंने ये साफ कर दिया कि भारत बेवजह युद्ध नहीं चाहता और इसके बाद 8 जनवरी 1972 को बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में बंद थे, उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी আমার জন্য দুনিয়ার এমন জায়গা নাই যেখানে চেষ্টা করেন নাই আমাকে রক্ষা করার জন্য। আমি ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে কৃতজ্ঞ। আমার ৬-৭ কোটি মানুষ ব্যক্তিগতভাবে তার কাছে এবং তার সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ। और इस तरह आज़ाद और गण प्रजातांत्रिक बांग्लादेश का नया नक्शा खींचा जा सका।